हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे। आप देख रहे हैं एड्यू मंत्रा 11th 12th साइंस। जी हां, ये हमारा नया चैनल है जहां पर हम 11th 12th साइंस के बच्चों के लिए, जेई के बच्चों के लिए, नीट के बच्चों के लिए वीडियोस बनाने वाले हैं, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के वीडियोस आने वाले हैं। काफ़ी वीडियोस तो आ भी चुके हैं। अगर आपने नहीं गए हैं वहां पर तो जाके सब्सक्राइब करो। जो बच्चे 10 से पास आउट होकर अब साइंस लेने वाले हैं उनके लिए चैनल है। कॉमर्स के लिए भी भाई नया चैनल बन चुका है, आप चेक कर सकते हो एड्यू मंत्रा कॉमर्स के नाम से, तो वहां पर आप जुड़ सकते हो। साइंस वाले बच्चों के लिए यहां पर ये नया चैनल बन चुका है, जिसके अंदर अब मैं ये फिलहाल ये वाला वीडियो जो है फिजिक्स का, न्यूमेरिकल्स का, एकदम जबरदस्त न्यूमेरिकल्स का जो ये सीरीज आएगा, ये वीडियो यहां पर पड़ा है इस चैनल के ऊपर। लेकिन अब इसके बाद से सारी वीडियो जो है वहां पर आएंगी, तो आपको जाना है, फटाफट सब्सक्राइब कर दो और जो भी वीडियो चाहिए, जो भी डिमांड है आपकी, वो सब चीजें वहां पर करते रहो, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके गाइस, तो जाओ फटाफट और सब्सक्राइब कर लो और फिलहाल इस वीडियो का मजा यहां पर ले लो। इसके बाद से सीरीज की सारी वीडियोस वहां पर आएंगी। सो बी ट्यून्ड, बी कनेक्टेड। सो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे, आप देख रहे हैं एड्यू मंत्रा। अब देखो दिक्कत कहां आती है। दिक्कत यहां आती है कि बच्चे ने 10th के बाद अब साइंस ले लिया है, तो काफ़ी बच्चे तो साइंस पसंद करते हैं, उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी, वो एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है बच्चों का जिनको थोड़ा इंटरेस्ट भी है, तब भी साइंस में जब आते हैं, जब चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, तो हालत ख़राब लगती है। यार ये क्या है, मतलब ये डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन, ये वेक्टर्स, ये ग्राफ, ये तो बहुत परेशानी वाली बात हो गई। मतलब ऐसा लगता है कि यार हमने पंगा ले लिया है ना, अब ये हमारा काम जो है गड़बड़ होने वाला है। यहाँ पर काफ़ी लोगों को शुरुआत में ये लगेगा जब आप 11th में साइंस लोगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि जब 10th से 11th में जब मूव करते हैं तो भाई क्या क्या बातों का आपको ख्याल रखना है। मेरे ख्याल से 2 वीडियो है, एक इस साल की, एक पिछले साल की, चेक कर लेना दोनों, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो यह है कि 11th को सीरियसली लेना होगा। अगर कोई ये सोच रहा है यार 10th बोर्ड था, अब 12th बोर्ड है, 11th तो मस्ती करेंगे, तो मस्ती करोगे तो उसका फल मिलेगा। कम से कम मैं आपको अपनी राय बताता हूं, कम से कम शुरू के जो ये समय है, शुरू के जो 3-4 महीने होंगे, इसको आपने अगर सही ढंग से यूज कर लिया, इसको आपने अगर सीरियसली यूज किया, जो बेसिक्स है वो समझने में, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इतना दिक्कत नहीं, लेकिन फिजिक्स, और अगर हम बात करें स्पेशली फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री की, तो यहां पर आपको जरूरत होती है जो फंडामेंटल्स है उसको पकड़नी है, स्पेशली फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है जो यहां पर लगेंगे, ऐसे टूल्स जो शायद बायो वाला बच्चा तो उठा भी ना पाए, है ना, कैलकुलस पढ़े भी ना, लेकिन यहां पर यूज करना होगा, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन यूज करना होगा। कैसे करोगे? तो अनलेस यू नो ऑल द फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज है, 10th में जितने पढ़े उससे ज्यादा फॉर्मूलाज है ना, तो वो सारी बेसिक आपको पकड़नी पड़ेगी। जिन्होंने वो बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है, भैया बनाया है, चेक कर लेना। बेसिक फिजिक्स एड्यू मंत्रा डालना यूट्यूब पे, आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर, और एक तो 4 घंटे वाला वीडियो है जिसमें आपको सब कुछ, मतलब लॉगरिथम से लेके हर चीज सीख जाओगे उसके अंदर। तो वो चीज अगर किसी ने देखी है तो भाई एंजॉय करोगे। शुरू का जो समय है इसको आप 3-4 महीने सीरियसली ले लो। देखो यार, मैं बोल रहा हूं दिल से, दोस्त की तरह बोल रहा हूं मैं अब, कि मजा आएगा, ठीक है। सो डरना मना है, डरना नहीं है, और बल्कि हमको चाहे जेई मेन हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड्स हो, या कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, इसमें हम फोर्ट डालेंगे अगर हमको कॉन्सेप्ट आता है। तो कॉन्सेप्ट यानी जो हमने थियोरी वाली वीडियोस है वो ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, आप सेकेंड पार्ट तक पहुंच गए। बेसिकली हम थर्मोडायनेमिक्स से लेके फ्लूइड से लेके हर चीज हो गई है वहां पर, तो आप जो है ये सब करते जाओ, ठीक है। और यहां पर हम न्यूमेरिकल की सीरीज करेंगे जहां पर बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा, ऐसे अरेंज करके लाऊंगा कि आपको ना एकदम लेवल धीरे धीरे ऊपर जाओगे और कोई परेशानी नहीं होने वाली। सो लेट्स स्टार्ट विथ द टॉपिक। हैं जी, तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज शुरुआत है तो ये बात समझ लो कि कोई भी जब मैं स्लाइड लाऊं, कोई भी जब नया क्वेश्चन में ला रहा हूं, बस आपको पॉज करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना है और प्ले करना है। अगर आपने क्वेश्चन ऑलरेडी करा है तो वैसे ही अगला कर लो, है ना, स्किप कर नेक्स्ट वाला देख लेना। और अगर
लगता है कि नहीं यार पहले हम एक बार पढ़ने के हिसाब से, मैं कंसेप्ट के हिसाब से चेक कर लूँ, तो आप वीडियो देख सकते हो। लेकिन मेरी राय यही होगी कि भाई आप ट्राई करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सो बी रेडी विथ योर किताब एंड पेन, किताब कॉपी जो भी है, नोटबुक पेन के साथ रेडी हो जाओ और शुरू करेंगे, ठीक है। सो कहाँ गया, क्या होता है, चलो ठीक है, ये हो गया पहला सवाल। नोटबुक पेन स्टार्ट, पॉज। अब आपको ये याद रखना है, ठीक है, मैं अब करता हूँ, ठीक है। सो आपका फ्लो हो गया, अब मेरा फ्लो देखो। सो सबसे पहले क्या निकालना है यार, ये तो बहुत आसान है, मतलब हमको निकालना है डायमेंशन। क्या सर, ये तो अपने बेसिक वीडियो में बताया हुआ है, तो क्या दिक्कत है, कर लेते हैं ना डायमेंशन। सो डायमेंशन निकालना है हमको फोर्स का, ठीक है, पहले फोर्स का निकालना है। ये तो बहुत ईजी है सर, बस खाली फोर्स का फॉर्मूला याद कर लो, और क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके। अच्छा, डायमेंशन निकालने के लिए आपको पता होगा कि बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके बेसिक डायमेंशंस होते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, हमको 11th में मेनली वही पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं पढ़ने, बट कम से कम इस क्वेश्चन में तो हमको मास, लेंथ और टाइम, तो 7 में से 3 तो मैंने यहीं लिख दिए। इनका जो डायमेंशन लिखा जाता है, मास का है कैपिटल M, लेंथ का होता है L और टाइम का होता है T। हाँ जी, अगर ऐसा है तो बस फोर्स का भी आ जाएगा। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो मास का है M, ये हो गया M1, है ना, इनटू एक्सेलरेशन का यूनिट बता दो क्या है। यूनिट क्या होता है यार, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर जो है वो क्या है, लेंथ का यूनिट है ना, लेंथ का क्या होता है L। सो लिख दिया मैंने यहाँ पर L, और पावर तो भाई देखो सिर्फ मीटर है तो पावर तो 1 ही रहेगा, अपॉन यहाँ नीचे सेकेंड, पर सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड यानी टाइम, टाइम का है T, स्क्वायर यानी रेस टू 2, सो दिस इज T रेस टू 2, WWE चैंपियनशिप, ठीक है। तो अब यहां पर बस हो गया यार, बस हो गया, कितना परेशान करोगे सर, ये हो गया ना, M1 L1 और T नीचे 2 है, ऊपर जाएगा तो -2। क्या बे, क्या बोला, बिल्कुल सही बोला, सही है ना। देन अगला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका खैसा खरेंगे सर, खैसा खरेंगे, देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कैसे होगा। सो एक सेकंड, अच्छा कलर लेते हैं बढ़िया वाला, ठीक है। सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सिंबल आपको याद होगा कैपिटल G, ठीक है, कैपिटल G। और इसका फॉर्मूला सर कहाँ पर पढ़ा है हमने, 9th में भी आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था आपने, है ना। सो उसमें क्या बताया गया था, दो बॉडीज है, उनके बीच में उनका मासेस है M1 M2, सेंटर्स का डिस्टेंस है D, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उस फोर्स का फॉर्मूला होता है G M1 M2 बाई D स्क्वायर। होता है कि नहीं यार, बोलो ना, हाँ ना बोल दिया करो ना यार, ऐसे कैसे चलता है यार तुम्हारा, मतलब गलत बात हो जाती है ये, है ना। सो अब हमको निकालना है किसका डायमेंशन, G का निकालना है। ये बात ध्यान रहे कि हमको किसका डायमेंशन निकालना है, हमको निकालना है डायमेंशन ऑफ G का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो इसको एक तरफ रहने देते हैं और बाकी सबको अगली साइड भेज देते हैं, मतलब ये D स्क्वायर यहाँ पर है, ये इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये M1 M2 यहाँ ऊपर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। सो दैट विल बिकम G इज इक्वल टू D स्क्वायर, ऊपर गया F के साथ तो F इंटू D स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर M1 M2 आ जाएगा, M1 इंटू M2। बस अब जब डायमेंशन जो भी है इनका करस्पॉन्डिंग डायमेंशन डाल दो, आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू, मतलब इसका डायमेंशन पुट कर दिया, इसका डायमेंशन पुट कर दिया, इसका पुट कर दिया, इसका पुट कर दिया, आ जाएगा G का डायमेंशन। क्या मुश्किल था इसमें, अब करके देखो, पॉज करो करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का अब भी निकाला अपन ने, M1 L1 T-2 पुट कर दो यार। सो दिस इज योर M1 L1 T-2, ठीक है।
डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस लेंथ ही तो होता है, यानी L2 डिस्टेंस स्क्वायर, सो दैट इज L2 हो गया तुम्हारा, अपॉन m, मास है ना ये m1 m2, तो 2 बार मास है, यानी इसका m1 और इसका m1 कितना हो जाएगा, m पावर 2 हो जाएगा। बस अब क्या है, बस g का डायमेंशन लिख दो इज्जत से। सो g का डायमेंशन इज, अब ये नीचे m2 है, ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा -2, और ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, सो आई कैन राइट इट एज m1 -2, ठीक है, और l यहाँ पर 1 है और ये 2 है, कितना हो गया L3, और t कितना है -2। अब लिख दो इसको ढंग से, सो दिस इज 1 -2 कितना हो गया -1, और ये हो गया L3 और t हो गया -2। तो भाइयों और बहनों और उनके भाइयों और उनकी बहनों, ये हो गया उसका g का प्यारा सा डायमेंशन। मतलब मैंने झूठ थोड़ी बोला, बिल्कुल सही बोल रहा था, इजी था ये, समझते नहीं हो तुम लोग, ठीक है। अच्छा, अभी तीसरा निकालना है हमको, एक और बचा हुआ है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का निकालना है हमको, मतलब इसमें करंट वाला पार्ट आ गया, मतलब एक और डायमेंशन हमको इस्तेमाल करना होगा, दैट इज ऑफ करंट। तो मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अरे कहाँ चला गया भाई, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमारे पास रेजिस्टेंस का हमको यानी R का डायमेंशन निकालना है। तो इसका थोड़ा फॉर्मूला याद कर लो, और बेसिक में बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका फंडामेंटल डायमेंशन हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब ये काफ़ी स्कूल में या काफ़ी किताबों में या काफ़ी बोर्ड में I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिलहाल मैं। अच्छा, तो अब रेजिस्टेंस आएगा कहाँ से, वो फॉर्मूला तो सोच लो। तो रेजिस्टेंस तो भैया आता है ओम्स लॉ में, है ना, स्टार्ट तो वहीं से होता है। तो ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू I इंटू आर, सही है ना भाई, V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो मेरे को निकालना है R का, तो I को यहाँ भेज दो, नीचे आ जाएगा। सो R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। सो दिस R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है भाइयों और बहनों और उनके भाइयों। तो यहाँ पर V क्या होता है, I क्या होता है, I का तो डायरेक्टली हमको पता है भैया। सो मैं I का पुट ही कर लेता हूँ, है ना। I यानी करंट, करंट का डायमेंशन क्या है A1, तो मैं नीचे लिख देता हूँ भाई A1, चलो A1 लिख ही देते ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ऊपर V का नहीं पता, V का फॉर्मूला हमको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। 10th की बात याद करो, ज्यादा दूर की बात नहीं है। सो इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके। तो अगर ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वर्क का तो हमको पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, फोर्स का हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, m1 L1 T माइनस 2, है ना, यही था, चेक कर लेना। और इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ ही होता है, तो L1 इसका हो गया L1। तो वर्क का क्या होगा देखो, m1 L2, है ना, L1 और L1 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, और T कितना है -2 ही है। ये हो गया तुम्हारा किसका, वर्क का। तो मैं वर्क का यहाँ लिख देता हूँ इज्जत से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, वर्क का डायमेंशन लिख देता हूँ मैं, क्या है m1 और क्या है बताओ तुम लोग, L2 और क्या है T -2, और नीचे है चार्ज, ठीक है भैया। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, क्या होगा सर, कमेंट करो, बताओ जल्दी जल्दी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जल्दी बताओ चार्ज का डायमेंशन क्या होगा। सो वी नो दैट, सब पता है हमको यार, सब पता ही है। सो वी नो दैट चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, पता है ना, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, चार्ज को लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम, है ना, करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशन क्या है A1 और टाइम का डायमेंशन क्या है T1, लिख दो ना यहाँ पर सीधे। सो चार्ज का डायमेंशन हो गया A1 T1, बस सब डायमेंशन डाल ही दिया तो क्या मिलेगा हमको, रेजिस्टेंस का डायमेंशन मिलेगा, है कि नहीं। तो ये बेसिकली हमको, ये अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस का निकाला है।
सो दिस इज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये v का डायमेंशन मिलेगा, इसको वहां डालना है, ठीक है। तो v का डायमेंशन मैं लिख दूं पहले क्या है, सो दिस इज योर m1, l क्या है 2, t क्या है, अब देखो t यहाँ -2 है और ये 1 है नीचे, ये 1 ऊपर जाएगा तो वो भी -1 हो जाएगा, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, t -3, और a 1 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, a -1 हो जाएगा। सो दैट्स इट, ये हो गया किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का निकला, अभी v का निकला है। जल्दबाजी में ऐसे छोड़ देते बच्चे, जैसे मैं छोड़ने वाला था, ठीक है, नहीं वो नहीं, मतलब यहाँ ये, ठीक है, गलत मत समझा करो। सो ये हो गया m1 l2 t -3 और a -1, ठीक है। अच्छा नीचे a1 भी है ना, समझ में आ रहा है ना, तो बस a1 को ऊपर भेजो, देखो क्या हो जाएगा, देखो a1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और ऑलरेडी a -1 भी है, मतलब -1 -2 हो जाएगा ना। तो देयरफॉर द रेजिस्टेंस का डायमेंशन इज m1 l2 t -3 एंड a -2, ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला या फिर डायमेंशंस। और अगर तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारे जहां भी, ठीक है, अगर तुमको और बहुत सारे क्वांटिटीज दिए हैं जिनका डायमेंशन निकालने को बोला गया है, तो मैंने ऑलरेडी पूरा जो राम कथा जो है, पूरी रामायण पूरी महाभारत, एक एक क्वांटिटी का मैंने डायमेंशन जो है वो निकाला हुआ है। कहाँ पर, जो वीडियो है अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो लेटेस्ट वाला वीडियो है वो चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सारा डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है, सब प्रॉपरली निकाला हुआ, तो चेक कर लेना गाइस। आगे बढ़ते हैं हम वैसे अगले सवाल की तरफ। डॉट। अच्छा तो हम चलते हैं, पॉज प्ले नहीं, पॉज सॉल्व देन प्ले। चलो मैं कर देता हूं, बाकी तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 9 जूल इनटू अर्ग, 9 जूल की एनर्जी को अर्ग में कन्वर्ट करना है, तो काहे नहीं होगा भैया, बिल्कुल होगा, लेट्स डू इट। तो बस क्या था, जो बेसिक आपको याद हो, जिसने भी चैप्टर नहीं पढ़ा है पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि अगर मैं लिखता हूं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो मतलब तो एक ही है ना, ये 1 इज इक्वल टू 1000 नहीं है इसका मतलब, समझ आ रहा है, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम तो होता ही है। तो इसको मैं लिख रहा हूं, मान लो इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट नंबर, ये n1 हो गया, ये दूसरे यूनिट सिस्टम में इसका नंबर हो गया, इसकी मैग्नीट्यूड हो गई, n2 लिख दिया मैंने, दिस इज योर u1 एंड दिस इज योर u2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब हम बोल सकते हैं एक सिस्टम में दिस इज इक्वल टू अदर सिस्टम में, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। सो देयरफॉर अगर मुझे निकालना है, मान लो मुझे बोला गया है कि, जैसे यहां बोला गया है कि 1 जूल, या 1 जूल नहीं 9 जूल है ना यहाँ पर, तो जैसे मुझे यहां बोला गया है 9 जूल इज इक्वल टू डैश अर्ग, है ना, बेसिकली पूछा क्या गया है मुझे यहां पर, 9 जूल इज इक्वल टू डैश अर्ग, ठीक है। तो ये डैश क्या है, ये डैश मतलब ये चीज नहीं दिया हमको यहाँ पर, सो दैट बेसिकली n2 नहीं दिया हुआ है, मुझे वही n2 निकालना है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। तो मुझे यही n2 नहीं दिया, मुझे यही निकालना है, सिंपल है यार, है ना। तो मैं क्या करूंगा, n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा, सो n1 u1 अपॉन u2। चलो आते हैं यहां पर, सो n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1 बाई u2, बस इसमें ही हमारा काम होता रहेगा, ठीक है। तो यहां से भी आप ट्राई कर सकते हो, जो लोगों को नहीं आया होगा और प्ले करके बस चला ही रहे हैं, वो यहां से भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो फिजिक्स का, तो बस चैप्टर में ऐसे ही मत शुरू हो जाओ, क्या करना है आपको, कंसेप्ट पढ़ना है, उसके लिए इसलिए मैंने पहले उसका वीडियो बनाया था, कंसेप्ट पढ़ो फिर करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसको हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये SI सिस्टम है, और ये जूल मतलब बेसिकली एनर्जी का है ना, तो एनर्जी का ना मैं डायमेंशन पहले लिख देता हूँ, बिकॉज आई नीड दैट, डायमेंशन एनालिसिस वाला पार्ट देख लेना, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, वही होता है जो वर्क का होता है, और वर्क हमने अभी जस्ट निकाला था,
है ना। अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कोई भी डायमेंशन निकालोगे, एनर्जी का डायमेंशन सेम ही होता है, एंड इट इज इक्वल टू वर्क का डायमेंशन। कितना था वर्क का डायमेंशन, कितना था वर्क का डायमेंशन, ये है m1 L2 T-2, लिख दो यहां पर। सो बेसिकली एनर्जी का डायमेंशन पता चल गया हमको, m1 L2 T-2, ठीक है। सो यहां पर हमको पता है जो क्वांटिटी दी है उसका डायमेंशनल पावर हमको पता है। सो आई कैन से दैट कि वी नो द डायमेंशंस। मान लो मैं कहता हूं ये a की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, दिस इज योर b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये कहां पर है a b c, सर आपने बस लिख दिया, मैंने यहाँ पर डायमेंशन लिखा है, पावर जो है वो a b c जनरल, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है और वो मेरे को यहाँ काम आने वाला है, ठीक है। कैसे काम आएगा, तो देखो ये वाला तुम्हारा SI सिस्टम है, ये SI सिस्टम है, और ये दूसरा यूनिट सिस्टम है, ये CGS है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर वही काम हिसाब किताब है। ये जो तुम्हारा U2 है, U2 यहाँ पर CGS की वैल्यू डालनी है, और जो यूनिट 1 है इस वाले में SI की वैल्यू, दिस इज योर N1, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें पुट कर लो। सो N2 इज इक्वल टू N1, N1 की वैल्यू क्या डाल दो 9 इंटू U1, U1 SI सिस्टम में फिलहाल मैं लिखूंगा M1 L1 T1, क्योंकि MLT तो है ही इसी के अंदर, ठीक है। और इनके पावर्स क्या है, देखो ABC पावर्स है, ABC उनकी वैल्यूज भी है, फिलहाल मैं ABC ही लिखता हूं। सो रेज टू पावर ABC अपॉन यूनिट 2, यूनिट 2 सिस्टम में कौन से फॉर्म में है, CGS फॉर्म में है, फिलहाल मैं लिखता हूं उसको M2 L2 और T2, कोई भी फॉर्म में हो, चाहे SI सिस्टम में हो, CGS सिस्टम में हो या किसी और सिस्टम में, क्योंकि क्वांटिटी एनर्जी की ही है, पावर तो वही रहेगा, जो डायमेंशनल पावर है वो तो वही रहेगा। सो ABC, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला हम नॉर्मली लिखते हैं वो क्या रहता है, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू, अब देखो N1 यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया, बट जनरल फॉर्मूला क्या होगा, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू, ये पावर तो सेम होगा, सो M1 बाई M2 रेज टू A L1 बाई L2 रेज टू B और T1 बाई T2 रेज टू C, ठीक है। सर मार्कर बदलो, ले लो। सो दोस्तों, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, बस यहाँ 9 लिखा है, नहीं तो अगर मान लो ऐसे 1 जूल इज इक्वल टू डैश अर्ग तो भी हम कर लेते, यहाँ 1 लिख देते। अगर मान लो 10 जूल दिया होता तो यहाँ पर हम 10 लिख देते, बस N2 की वैल्यू क्या है उस हिसाब से, N1 की वैल्यू क्या है उस हिसाब से। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो तुम लिखते हो, जो तुमको डायरेक्टली पता होता है, वो सीधे ये रहता है, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू दिस, ABC का पावर हमको पता है, हमने डायमेंशन निकाल लिया है उसका, ठीक है। तो बस डाल देना है, गेट द वैल्यूज। सो N2 इज इक्वल टू 9 इंटू M1, M1 क्या है, M है मास, और मास कौन से फॉर्म में, SI सिस्टम में kg में होता है, सो दिस इज 1 kg बाय M2, M2 वाला जो है वो CGS फॉर्म में है, मास CGS फॉर्म में क्या होता है, उसकी यूनिट ग्राम होती है, सो 1 ग्राम। सो M1 बाय M2 लिख दिया। पावर क्या है, A का मतलब क्या है यहाँ पर, M का पावर क्या है 1, ऐसा ही दूसरा वाला, लेंथ का SI मीटर, CGS सेंटीमीटर, रेज टू B का वैल्यू है 2, झूठ ना बोलता भैया। उसके बाद है टाइम, टाइम SI हो या CGS सेकेंड्स ही होता है, सो 1 सेकेंड रेज टू C क्या है -2, ABC की वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पर दोस्तों, और बस इसके बाद क्या करना है तुमको, सॉल्व करना है, सॉल्व करो। सो इफ आई सॉल्व दिस, सो N2 इज इक्वल टू, अब देखो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम रेज टू 1, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर रेज टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड बाय सेकेंड तो वैसे ही 1 हो गया, 1 का पावर कुछ भी डालो यार 1 ही रहेगा वो, है ना। देन बस आ गया यार, ये है अपना 1000 यानी, और रेज टू 1 है तो मतलब सीधे मैं लिख देता हूँ 10 रेज टू 3,
और ये बाकी देखो सब ग्राम रैम ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, यहाँ पर कितना है 100 यानी 10⁻² का स्क्वायर, सो 10⁻⁴, सो इंटू 10⁻⁴, और यहाँ पर तो 1 ही रहेगा यार, इंटू 1, सो 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 3 + 4 इज 7, सो ये हो गया 10⁻⁷। देयरफॉर फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज N2 का वैल्यू कितना मिल गया, 9 इंटू क्या है ये 10⁻⁷, यानी कि मिल गया सर 9 जूल इज 9 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। वाह, मतलब ताली वाली बजा सकते हो तुम लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ना ही आज फ्राइडे है, ठीक है, तो बजा लो। सर क्या है इधर सिल्ली सी चीज में ताली बजवा रहे हो यार, गलत बात है, चलो नहीं करते, मत बजाओ, जाओ अगला वाला आ गया दोस्तों। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A अपॉन B इन द रिलेशन P इज इक्वल टू AX प्लस BT², where P is pressure, X is distance and T is time। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, तुम खाली पॉज ट्राई प्ले करते जाओ, ठीक है। सो गाइस, बिना किसी विलंब के हम इसको करना शुरू करते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि P क्या है, प्रेशर है, X is distance and T is time, स्मॉल t है बेसिकली, सो T is time, ठीक है। और हमको निकालना है A बाय B का जो डायमेंशंस है वो निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, कर लेंगे हम, है ना, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस वी कैन डू इट। सो नाउ दिस इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है या प्रेशर का डायमेंशन क्या, हमको पता है कि सभी टर्म्स का डायमेंशन, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस या डायमेंशंस के हिसाब से मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि P का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू, दूसरा टर्म क्या है, AX का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू BT²। कोई भी फिजिक्स में जो करेक्ट इक्वेशन है उनके जितने भी टर्म्स होते हैं उनका डायमेंशन सेम होता है। तो यहां पर कितने टर्म्स है, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, 3 टर्म्स है इस इक्वेशन के। तो इन तीनों टर्म्स का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब देखो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन लिखा था हमने, मास एक्सेलरेशन, तो m1 L1 T-2 अपॉन एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी L2। तो L2 ऊपर गया तो -2 हो जाएगा, 1 - 2 कितना होता है, -1। सो दिस इज m1 L-1 और T-2, ये हो गया अपना प्रेशर का डायमेंशन। तो बस यहां पर लिख देता हूं कि भैया मुझे ये डायमेंशन पता है, व्हाट इज दैट, दिखाई नहीं दे रहा, m1 L-1 और T-2। सही है ना भाई, अगर कहीं गलत करूं तो टोक दिया करो, बोल दिया करो, समझ में आ जाएगा मुझे, ठीक है। देन सो ये इसका डायमेंशन है। अगर ये इसका डायमेंशन है दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर ये जो है इसका डायमेंशन हमने लिख दिया तो जाहिर सी बात है कि AX का भी डायमेंशन यही रहेगा। सो सिंपली आई कैन राइट कि A इंटू X का डायमेंशन भी यही है। अब X क्या है, X डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन तो L1 ही होता है, यानी मैं लिख सकता हूं कि भैया A इंटू L1 का डायमेंशन इज इक्वल टू m1 L-1 T-2, ठीक है। अब ये L1 को नीचे भेज दो, यहां पर भेज दो, तो A का डायमेंशन मिल गया आपके सामने, A का डायमेंशन सामने आ गया। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A का डायमेंशन इज m1 L-1 T-2 बाय, अभी ये L1 वहां नीचे जा रहा है तो वो पैसा तो इसी, ये क्या है, L1 ही रहेगा, नीचे गया, इसको सिर्फ नीचे में डिवाइड में गया ना वो। अब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1, और L-1 पहले से ही है, तो -1 + -1 कितना हो गया, -2। तो ये हो गया A इज इक्वल टू, यानी डायमेंशन ऑफ A मिल चुका है भाइयों, इट इज m1 L-2 और T-2, ठीक है, बिल्कुल सही है ये A का डायमेंशन।
अब हमको निकालना है किसका डायमेंशन, अब हमको निकालना है b का, बिकॉज हमको a अपॉन b का डायमेंशन चाहिए। तो a का मिल गया है, b का मिल जाएगा तो हम डिवाइड में कर लेंगे, आ जाएगा। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ b, तो भी निकल जाएगा यार, कौन सी बड़ी बात है। b का डायमेंशन इज इक्वल टू a का डायमेंशन इंटू एक्स, या फिर b का डायमेंशन, bt स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू दिस, है ना, तीनों का डायमेंशन इक्वल ही है। सो मैं अभी फिर से इसको जैसे हमने इसको इससे इक्वेट किया यहाँ पर, वैसे अब थर्ड टर्म को इसके साथ में इक्वेट करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर b इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू, p का डायमेंशन क्या है, m1 l माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। अच्छा ये t का स्क्वायर मतलब टाइम है ना, टाइम का स्क्वायर यानी t2 है ये ऑलरेडी। सो b इंटू t2, नहीं वो वाला t2 नहीं है, इट इज नॉट t2 मामा ऑफ द, समझ रहा हूं मैं। सो ये t2 जो है नीचे आएगा। सो b इज इक्वल टू m1 l माइनस 1 t माइनस 2 अपॉन t2। सो देयरफॉर b का डायमेंशन मिल चुका है दोस्तों, मित्रों डायमेंशन मिल गया है। यहां पर ये m1 और ये l माइनस 1 और t माइनस 2 ऊपर है और ये t2 भी ऊपर जाएगा तो माइनस 2 ही होगा। सो माइनस टू कितना हो गया, माइनस 4। सो दिस इज t माइनस 4, ये डायमेंशन आ गया तुम्हारे b का, ठीक है। लेकिन क्या हमको a का डायमेंशन निकालना था, नहीं। क्या हमको b का डायमेंशन निकालना था, नहीं। हमको डायमेंशन निकालना था a अपॉन b का। लेट्स डू इट, कम ऑन, कर लेंगे हम कर सकते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। देयरफॉर a बाय b का डायमेंशन इज, a का डायमेंशन ये है, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वाह क्या बात है उस्ताद, आओ कभी हवेली पे। ऐसे ही बोल रहे थे तुम, ऐसे मत बोला करो यार, ऐसे गलत लगता है। टीचर हूँ मैं, मास्टर हूँ, ठीक है। सो ये तो हो गया कैंसिल। वाह क्या कैंसिल करने में जो सुख मिलता है ना मैथ्स फिजिक्स में, वो कहीं नहीं मिलता। ओके अब ये t माइनस 2 है और ये माइनस 1 ऊपर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। सो माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, यानी l का हो जाएगा माइनस 1 और t माइनस 2 है और ये नीचे क्या है माइनस 4, माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस 4 होगा। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 2। सो दिस विल बी t प्लस 2 या t2। सो बेसिकली a बाई बी का डायमेंशन इज, m का पावर कुछ नहीं है तो आई कैन राइट इज एज m0, नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, m0 l माइनस 1 t2। अगर मेरी कोई त्रुटि हो रही है तो बताते रहो भाई, ऐसे ना किया करो तुम लोग, कमेंट सेक्शन दिया है भगवान ने। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। पॉज प्ले, पॉज, पता नहीं क्या तुमको यार, ऐसा ना किया करो ना। ट्राई दिस, कम ऑन, यू कैन डू इट। ऐसे थंबनेल बनवाऊंगा एक, कैसा लगेगा, वाह यार। पानी नहीं देता कोई, ऐसे कैसे चलेगा भाइयों इस जिंदगी में, सुबह से पानी पे। तुम लोग ये ट्राई करो यार, ऐसे नहीं कर सकते। मैं पूरा कैमरा वैमरा हिला दिया, सॉरी दोस्तों फॉर द डिस्टर्बेंस। अब सही है, दिख रहा है सब, गुड। करो करो, वाह क्या स्पेलिंग लिखी है, टाइम पीरियड होता है, इंसानों से होता है। क्या है ये, टाइम पीरियड of an oscillating drop of radius r, density rho, surface tension s is t is equal to something something. Check the correctness of the equation. वाह, सिर्फ हमको ये बताना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, बस इतना सिंपल। ये तो हम दाएं उंगली के
दाएं उंगली से कर देंगे, दाएं उंगली से नहीं होता, ये बाएं उंगली से हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या बोला है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ऑसिलेटिंग ड्रॉप। तो मान लो कि ना एक बताता हूँ कैसा होगा ये चीज़। मान लो एक मेम्ब्रेन बनाया तुमने, कैसा मेम्ब्रेन है ये, जो बलून होता है, बलून फुग्गा, तो बलून को ना स्ट्रेच करो, एक चौकोन, मतलब तुमने एक फ्रेम लिया है, उसके ऊपर ना उसको स्ट्रेच करके बांध दिया, तो देखो ये बलून का पूरा ऐसा स्ट्रेच मेम्ब्रेन बन गया, ठीक है। अच्छा, और इसके ऊपर मैंने मान लो कुछ नीचे ना मैंने स्पीकर लगा रखे हैं, बड़े वाले JBL के एकदम धां धां वाले स्पीकर लगा रखे हैं मैंने, ठीक है। तो धां 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 आवाज़ होगी तो ये वाइब्रेट होगा, है ना, ये वाइब्रेट होगा। मान लो ये स्टैंड पे लगा दिया हमने, ओके। अब हमने ना क्या रखा है यहाँ पर, इसके ऊपर लिक्विड का एक ड्रॉप रख दिया, समझ रहे हो, लिक्विड का एक ड्रॉप रख दिया हमने, और वो ऐसा है कि इसका जो साउंड है ना वो एकदम मतलब फिक्स टाइम के बाद ऐसा एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, दुश 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 बीट, दुश दुश दुश, फिक्स टाइम के बाद, ठीक है। तो उस हिसाब से मान लो कि ये जो ऊपर का ड्रॉप है ये भी क्या होगा, दुश 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 डांस करेगा, है ना। सो बस वही समझ लो यार, यहाँ पर लिक्विड ऑसिलेटिंग ड्रॉप वही है, ऑसिलेट कर रहा है वो ड्रॉप, दुश दुश ऑसिलेट कर रहा है वो। अब यहाँ पर उसका रेडियस दिया है, ड्रॉप का रेडियस दिया है, थोड़ा सा जूम करते हैं ड्रॉप को, आओ भैया ड्रॉप, चलो यहाँ पर आ जाओ। तो इसकी जो रेडियस है वो r है, ठीक है, द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज r, फंसूंगा गिरूंगा, ओके। और डेंसिटी, तो ये जो लिक्विड है जो भी कुछ है ना, उसका डेंसिटी है रो, सो रो इज द डेंसिटी। एंड सरफेस टेंशन, लिक्विड का अपना सरफेस टेंशन भी होता है, जिनको भी नहीं पता सरफेस टेंशन, तो भैया डायमेंशन वाला चैप्टर जो है ना उसको अच्छे से यूनिट मेजरमेंट वाला पढ़ लो, जो मैंने वीडियो बनाया है। खाली यूट्यूब पे जाना है, ऊपर जो है टाइप करना है, क्या टाइप करोगे, यूनिट्स मेजरमेंट या तो डायमेंशनल एनालिसिस एड्यू मंत्रा डाल दोगे, आ जाएगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या है वो पता लग जाएगा। और वैसे भी आगे हमको फ्लूइड्स वाला चैप्टर है, वहाँ पर तो एकदम चीड़ फाड़ कर देंगे हम इसका, ठीक है, ऑलरेडी बन गया है, आप चेक कर सकते हो वीडियो, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन, हर एक जो लिक्विड होता है उसका अपना एक सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन जो है वो कितना दिया हुआ है, सरफेस टेंशन इज क्या कर रहा हूं मैं, अपना डेंसिटी, उसका डेंसिटी है रो, और सरफेस टेंशन वाला कंसेप्ट जो फ्लूइड वाले सेक्शन से जुड़ा हुआ है। सो हर फ्लूइड का अपना सरफेस टेंशन होता है, ये जो फ्लूइड है इसका सरफेस टेंशन है S, ठीक है। तो व्हाट इज द रेडियस R, व्हाट इज द डेंसिटी रो, एंड व्हाट इज द सरफेस टेंशन S, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा थोड़ा सा बताता हूँ सरफेस टेंशन क्या होता है, हल्का सा आपको आइडिया लग जाएगा कि ना, जैसे आप देखे होगे कि अगर मैं एक ग्लास लूँ और उसके अंदर पूरा पानी भर दूँ पूरा ऊपर तक, तो कैसे वो हल्का सा सब उभरा हुआ सा दिखाई देता है उसका सरफेस। क्यों ऐसा दिखाई देता है, कोई भी लिक्विड की ये टेंडेंसी है कि ना अपने सरफेस को ना एकदम ऐसा स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह दिखाता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। सो वो एबिलिटी आती है उसके सरफेस टेंशन वाली खूबी से। उसके सरफेस के जो पार्टिकल्स है ना, दे डोंट वांट टू बी एट सरफेस, वो चाहते हैं कि उनका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम एक्सपोज्ड हो, कम से कम पार्टिकल्स वहाँ एक्सपोज्ड हो। सो दे वांट टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। उसी टेंडेंसी, वही टेंडेंसी जो है वो एक्चुअली सरफेस टेंशन है, ठीक है। हर लिक्विड का अपना अपना, किसी का कम किसी का ज़्यादा सरफेस टेंशन होता है। तुमने मर्क्यूरी को देखा होगा, उसका एक अपना एबिलिटी है, वाटर का अलग है, ठीक है। सो बहरहाल हम यहाँ पर अपने टॉपिक पे आते हैं। सो यहाँ पर उसके टाइम पीरियड का, यहाँ पर उसके टाइम पीरियड का इक्वेशन बताया गया है और बोला गया है कि आपको बस इतना बताना कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। कहाँ जा रहे हो इतना डीप में, बस ये बताओ डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए बस हमको क्या प्रूव करना है कि अगर ये डायमेंशन ऑफ, इफ ऐसा हुआ, अगर डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड, यानी k इंटू रूट ओवर रो आर क्यूब बाई एस, अगर ऐसा हुआ कि अगर इस लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इस दूसरे ये वाले टर्म से डायमेंशन, ना मैंने अभी बताया हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो वो डायमेंशनली करेक्ट हुआ। तो ये अगर ऐसा हुआ तो डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। तो लेट्स सी डायमेंशन ऑफ टी क्या होता है, टाइम पीरियड है, t1 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का तो हमको पता ही है कि भैया इसका डायमेंशन क्या है, LHS का डायमेंशन क्या है, t1,
बस हमको ये देख लेना RHS का डायमेंशन T1 है क्या। अगर ऐसा रहा तो भैया ठीक है, नहीं रहा तो भी बढ़िया है, ठीक है। सो लेट्स सी द RHS। अब RHS में भैया एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो डिमेंशन नहीं रहा तो उड़ गया वो, वैसे K का कोई डिमेंशन नहीं है ना, कांस्टेंट है तो कोई डिमेंशन नहीं है। यहाँ पर बाकी चीज़ें, तो बाकी चीज़ें क्या क्या है यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ वैसे K रूट ओवर रो R क्यूब बाय S। तो K का कोई डिमेंशन नहीं, इसको हटा दो वैसे ही, है ना, कांस्टेंट है वो। अब यहाँ है रूट ओवर रो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन m1, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, मीटर क्यूब यानी L3। सो m1 L माइनस 3 ये हो जाएगा किसका, डेंसिटी का। सो दिस इज m1 L माइनस 3, ठीक है दोस्तों। और ये रेडियस, रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है ना, L लेंथ ही होता है वो एक तरह से। सो L1, लेकिन यहाँ रेडियस पावर 3 दिया है तो ये हो जाएगा L3, ओके। अब सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या है वो लिखना पड़ेगा। सो सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जैसे मान लो कि लिक्विड सरफेस ये है, लिक्विड का सरफेस है, आपने एक छोटा एक लेंथ L यहाँ पर एक स्टिक डाल दिया मान लो पतला सा, ठीक है। उसके ऊपर दोनों साइड से जो लिक्विड है उसके सरफेस जो है ऐसा फोर्स एक्सर्ट करते हैं दोनों साइड से। लेट दैट फोर्स बी, टोटल फोर्स बी F। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट लेंथ, यानी फोर्स अपॉन लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का। तो डायमेंशन निकालना है बेसिकली हमको, सरफेस डायमेंशन चाहिए हमको। तो फोर्स का डायमेंशन मैं तो ऑलरेडी बता ही दिया अपन ने, है ना, m1 L1 T माइनस 2, है ना, हमने किया हुआ ये। सो दिस इज m1 L1 T माइनस 2 और नीचे है L1, है ना, लेंथ है, ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया, सरफेस टेंशन डायमेंशन कितना हो गया, m1 T माइनस 2, ठीक है, m1 T माइनस 2। सो ये हो गया m1 और ये हो गया T माइनस 2। तो अब देख लो भैया, बस अब कैंसिल करना है, इसको कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। ये तो यहीं से कैंसिल हो गया ना, -3 + 3 ऐसे ही हट गया। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, T2, लेकिन रूट बचा है भैया, रूट। सो रूट ऑफ T² क्या होता है, T बचेगा। सो व्हाट इज द डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन, है ना। टर्म्स का डायमेंशन अगर सेम है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन दोस्तों अगर कोई इक्वेशन सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट हो जाए तो इसका ये अश्योरिटी नहीं होता कि वो फिजिक्स में भी सही होगा। नहीं तो मैं ऐसे कई सारे इक्वेशन बना दूं जो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। सो देखो, लेकिन इसका दूसरा इम्प्लीकेशन हमेशा ध्यान रखना कि फिजिक्स में अगर कोई भी तुमको ये कह रहा है कि हाँ दिस इज वन इक्वेशन, तो उस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होना बहुत जरूरी है। For any equation to be correct in physics, it is very important that it is dimensionally correct. It should be dimensionally correct. इतनी इंग्लिश बोल दिए तो समझ जाओ तुम, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वाह भाई वाह, आ गया। पॉज प्ले करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, ठीक है। इफ नो बट, ओनली जट। बट यहां पर दिया है if the units of force, energy and velocities are 20 Newton, 200 Joule and 5 meter per second, find the units of mass, length and time। तो हमको यहां पर देखो क्या बोला गया है, हमको यहां पर ये बोला गया है कि फोर्स का जो यूनिट है वो ये है, बेस यूनिट मान लो ये दिया गया है, एनर्जी का यूनिट को ये माना गया है और वेलोसिटी की यूनिट को ये लिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। हमको इस चीज को यूज करके हमको मास, लेंथ और टाइम की बेसिक यूनिट बतानी है कि मतलब मास और लेंथ और टाइम क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी क्या है। सो अगेन गाइस, सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, डायमेंशन वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे और चीजें आ जाएगी, पेश हो जाएगी। चलो देखते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फोर्स का पहले तो डायमेंशन।
तो फोर्स का जो डायमेंशन है अपन ने किया हुआ है, आज ही किया हुआ है, मास इंटू एक्सेलरेशन, सो m1 L1 t माइनस 2 एंड इसकी वैल्यू लेते हैं, कितना दिया है फोर्स का 20 न्यूटन। देन एनर्जी का जो डायमेंशन है, एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम ही होता है। वर्क क्या है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का ऑलरेडी है इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एल और जुड़ जाएगा, तो L1 और L1 कितना हो जाएगा L2। सो एनर्जी का डायमेंशन भी याद ही रख लो यार तुम, m1 L2 t माइनस 2, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, एनर्जी का डायमेंशन कितना बोला है हमारे नए सिस्टम में, दैट इज 200 जूल। और यहां पर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है यार, तो मीटर पर सेकेंड मतलब क्या है, L1 t माइनस 1, कितना है भाई L1 t माइनस 1। सो दिस इज L1 t माइनस 1 और इसकी वैल्यू कितनी दी है भैया, 5 मीटर पर सेकेंड। चांद मेरा दिल, अब कर सकते हो तो कर लो पॉज करके, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, इसके बाद यहां पर अब सोचना है कि भैया मास कैसे आएगा, या लेंथ कैसे आएगा, या टाइम कैसे आएगा, तीनों में से एक ही पहले निकालोगे हम, ठीक है ना। तो हम करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पर इन दोनों में ये भी m1 है, ये भी m1 है, ये भी t-2 है, ये भी t-2 है, मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और L2 है, यहाँ L2 है, ये L1 है, मतलब इसमें से एक L बचेगा, L की वैल्यू आ जाएगी। वाह क्या बात है सर, तो कर दो डिवाइड, है ना, E अपॉन F कर दो, तो ऊपर L बच जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। सो एनर्जी बाय फोर्स कर दिया मैंने, ठीक है। कितना एनर्जी का, m1 L2 t-2, और फोर्स का कितना है m1 L1 t-2, ठीक है भाई। तो ये m1 कैंसिल हो गया, t-2 कैंसिल हो गया, और ये L2 और ये L1 है ना, ऊपर जाके L-1 हो जाएगा, तो ये L1 बचेगा बेसिकली। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो एनर्जी अपॉन फोर्स किया अपन ने, 200/20 होगा ना। सो दिस इज नथिंग बट 200 जूल बाय 20 न्यूटन, कितना हो गया 10। और लेंथ है भाई, SI सिस्टम है ना, यहाँ जूल है और ये न्यूटन है, तो भैया लेंथ किस में आएगा, मीटर में, कितना आया 10 मीटर इज द लेंथ आ गया 10 मीटर। वाह, अब क्या करना है, बस यही लॉजिक लगाओ, उसमें डालते जाओ और तुम उसके हिसाब से मास वास भी निकाल लोगे, टाइम भी निकाल लो, मास और टाइम का भी निकालना है, लेंथ का मिल गया है, ठीक है। तो अब देखो तीसरा इक्वेशन कुछ दिखा रहा है कि भैया अगर तुमको लेंथ का मिल गया तो पुट कर दो ना यहाँ पर, क्या सोच क्या रहे हो, मतलब तुम सीधे L1 का वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो ये हो गया डायरेक्टली 10 इंटू t-1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर t-1 को नीचे भेज दो वहाँ पर, है ना, तो t-1 नीचे जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन t-1, ऊपर जाएगा तो t1 हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर t1 इज इक्वल टू 5 को नीचे भेज दो, 10/5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 क्या था, मीटर था, कैंसिल हो गया ना यार, 5 2 सेकेंड ऊपर आ गया, सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब L का भी हमको यहाँ पर L का भी यूनिट मिल गया, T का भी मिल गया, अब किसका निकालना है, M का बचा हुआ है। M का कैसे निकलेगा यार, किसी एक में डाल दो ना L और T की वैल्यू, इसमें डाल दो, ठीक है। सो वी नो दैट पहला वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है m1 L1 और t-2 इज इक्वल टू 20, है ना, 20 न्यूटन फोर्स वाला लिखा है मैंने। बस अभी हमारे पास L की वैल्यू है दैट इज 10, तो मैं लिखता हूँ m1 इंटू L की वैल्यू कितनी है 10, T की वैल्यू कितनी, और 10⁻1, T की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, T की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू, अब ये 2 देखो t⁻1 नहीं है, t⁻2 है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। सो m की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा 10 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, पर ये माइनस है, मतलब नीचे आएगा ना, बेसिकली दिस इज 1/2 स्क्वायर,
यानी 4 नीचे आएगा, इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब सीधे ये मैं इससे कैंसिल करता हूँ, 10 2 ज़ा 20 हुआ और ये 4 2 ज़ा 8। सो m की वैल्यू कितनी हो गई? 8। और SI सिस्टम में सारा हिसाब किताब चल रहा है, तो ये हो गया 8 kg। सो मास की यूनिट हो गई 8 kg, लेंथ की हो गई 10 मीटर और टाइम का हो गया 2 सेकेंड। दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं? थोड़ा डिफरेंट था, और देखते हैं। फिर से लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। कम ऑन गाइस, कम ऑन, पॉज प्ले, लेकिन पॉज फिर ट्राई भी करना। देखते हैं, इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स कॉल्ड स्टार यूनिट्स, एक नए सिस्टम में जिसका नाम है स्टार यूनिट सिस्टम, ना सीजीएस ना एसआई, स्टार यूनिट सिस्टम। इसमें 1 kg स्टार, एक नया यूनिट बनाया kg स्टार, तो 1 kg स्टार होता है 10 किलो, नॉर्मल जो हमको kg पता है उसमें, उस हिसाब से। ठीक है, 1 kg स्टार इज इन टर्म्स ऑफ योर kg वाला हिसाब किताब 10 किलो है। ऐसे 1 मीटर स्टार जो नया यूनिट है वो असल में 1 किलोमीटर होता है। 1 सेकेंड स्टार इज 1 मिनट। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इन द न्यू सिस्टम? 1 जूल कितना होगा वो हमको बताना है। वाह। सो 1 जूल इज इक्वल टू डैश स्टार यूनिट, हमको बेसिकली यही निकालना है। 1 जूल इज डैश स्टार यूनिट। लेट्स डू इट, वी कैन डू इट गाइस, कम ऑन, कर सकते हैं हम। सो 1 kg, देखो 1, अब देखो क्या है, बेसिकली एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन भी मैं लिख देता हूं पहले तो। सो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, जो वर्क का होता है, वर्क का क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो m1 L2 T-2। ठीक है, ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन। बस अब हम करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो वी नो दैट N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाय M2 रेस टू A, L1 बाय L2 रेस टू B एंड T1 बाय T2 रेस टू C, है ना? जो डायमेंशनल कन्वर्जन करने का है ना, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करना, तो यही सिस्टम लगाएंगे हम, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब बस करते जाना है हमको। नए सिस्टम में हमको स्टार सिस्टम में चाहिए, तो ये हमारा नॉर्मल एसआई सिस्टम है। ठीक है, और ये वाला हमारा जो स्टार सिस्टम है, मतलब बेसिकली हमको है ना, ये दिस योर जो 1 वाला साइड लिया हमने, एसआई वाला लिया है। ठीक है, तो 1 के लिए हम ऐसा डालेंगे, और जो सेकेंड वाला साइड है, ये 2 वाला जो साइड है, ये हमने न्यू सिस्टम के लिए लिया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ भी 2 है वहाँ पर हम न्यू सिस्टम डालेंगे। ठीक है, सो दिस N2 इज इक्वल टू N1। N1 कितना है? दिस इज N1, N1 की वैल्यू 1 ही है। मास, ये सब SI सिस्टम है, SI सिस्टम में दिस इज 1 kg। ठीक है, दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 1 सेकेंड। ओके, और रेज टू पावर ABC, ABC कितना है वो भी देख लो। ये है तुम्हारा A, दिस इज योर B, दिस इज योर C, यानी 1 2 -2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -2। ठीक है, अब ये वाला है जो तुम्हारा है, ये kg स्टार, ये जो नया सिस्टम है, तो kg स्टार और क्या है, मीटर स्टार एंड सेकेंड स्टार। सो दिस इज 1 kg स्टार। अब मैं kg यहाँ लिखूंगा वैसे 1 kg स्टार, पर उसकी वैल्यू डालना है मुझे, तो आई सिंपली राइट दिस एज, लिखना तो मुझे यही है 1 kg स्टार, 1 मीटर स्टार और 1 सेकेंड स्टार। पर kg स्टार, मीटर स्टार, सेकेंड स्टार क्या है, kg, मीटर और सेकेंड में वो पुट करना जरूरी है। तो कितना है, 1 kg स्टार इज 10 kg, 1 मीटर स्टार इज 1 किलोमीटर एंड दिस इज 1 मिनट। तो मैं वही पुट कर लेता हूँ सीधे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, चलो मैं अगले वाले यहीं पर लिखते हैं हम। ओके, सो लेट अस पुट इट हियर। So this N2 is equal to 1 into 1 kg by 1 kg star. 1 kg star is 10 kg. और रेस टू पावर क्या है उसका, 1। ठीक है, एंड नाउ 1 मीटर, और 1 मीटर कितना है, 1 किलोमीटर।
1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना, तो सीधे 1000 मीटर लिख देता हूं मैं। सो दिस इज 1000 मीटर, रेज टू पावर कितना है 2, और यहां पर सेकेंड 1 सेकेंड, और नीचे सेकेंड स्टार कितना होता है 1 मिनट, और 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड, रेज टू -2। तो इसके बाद क्या करना है, बस अब इसको यहाँ वहाँ कर दो, हो जाएगा। सो दैट इज N2 इज इक्वल टू, ये हो गया 1/10, ठीक है। दिस इज योर 1/10⁻², ये 10⁻³ है और रेज टू पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा 10⁻6, और ये 1/60⁻² है ना। दिस इज जस्ट लाइक 1/60 का स्क्वायर, ऊपर आएगा तो क्या, सॉरी 60⁻² है ना। देखो यहां पर ये क्या दिया हुआ है, 1/60 द होल रेज टू -2 है, तो 1⁻² और 60⁻² है, तो ये ऊपर आएगा सीधे क्या हो जाएगा 60⁻² हो जाएगा, 60 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो ये 60 का स्क्वायर हो गया, सो 60 का स्क्वायर लिख देते हैं, ये हो गया 1/10⁻7, और ये है 60 का स्क्वायर यानी 3600। तो अगर इसको हम लिखें तो 3.6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, सॉरी 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है 10⁻³ हो जाएगा, और नीचे क्या है 10⁻7 है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -7, कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻4, और नया स्टार यूनिट है ना, ये क्या था 1 जूल, सो 1 जूल इज दिस मेनी जूल स्टार, ठीक है। आगे अपना कन्वर्जन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला वाला आ गया, और ये वायर लपेटा ही जा रहा है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। पॉज करो, प्ले करो, तब तक मैं थोड़ा पानी पीऊं। कम ऑन, जल्दी जल्दी। Find the value of 60 joule per minute on the system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as a base unit, ठीक है। करते हैं 60 जूल पर मिनट, जूल पर मिनट, सेकंड में करें तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है ना। सो 60 जूल, 1 मिनट इज 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1 जूल पर सेकेंड। एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है ना, तो ये बेसिकली पावर ही दिया हुआ है 1 जूल। तो यार ये तो दिमाग खराब करने का काम किया था, मतलब असल में बोलना चाहिए था कि 1 जूल को कन्वर्ट करो, तो ये दिया है कि भैया इसको कन्वर्ट करो। बात सिंपल है, तो आपको समझना है कि ये बेसिकली 1 जूल 1 वॉट को कन्वर्ट करना है इनटू द न्यू सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। सो अब इसको हम बेस सिस्टम लेंगे, 100 ग्राम और 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट को बेस सिस्टम लेंगे। सो लेट्स कन्वर्ट दिस एज 1 वॉट इज इक्वल टू डैश यूनिट, ठीक है। नए सिस्टम में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 1 वॉट यानी पावर, पावर का जो डायमेंशन होता है वो लिख दो, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क का कितना होता है m1 L2 T-2, और अपॉन टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा T-3 हो जाएगा, ठीक है। अब A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू भी पता है, और C की वैल्यू भी पता है, ठीक है। अब वो डाल देंगे, वो जो तुम्हारा हिसाब किताब वाला सिस्टम है उसमें पुट कर लो। तो ये हो गया N1, ये हो गया U1, ये है N2 और ये है U2, ठीक है। फॉर्मूला क्या है अपना, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाय M2 रेज टू A, L1 बाय L2 रेज टू B, और T1 बाय T2 रेज टू C,
ठीक है, देखो कई तरीके हैं, हम जो कर रहे हैं उसके अलावा भी और जो वेज है तो उससे तुम कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही सिस्टम चलेगा। सो N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू दी है 1। अब M1 जो है तुम्हारा क्या SI सिस्टम है, SI सिस्टम में मास क्या होता है kg, ठीक है, और SI सिस्टम में लेंथ क्या होता है मीटर, और SI सिस्टम में टाइम क्या होता है सेकेंड। रेज टू ABC, ABC कितना है 1, 2 और -3, ठीक है। अब यहाँ पर M2, L2 और T2 ये नए सिस्टम के हिसाब से, तो नए सिस्टम में मास जो है वो 100 ग्राम, सो दिस इज 100 ग्राम, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर एंड द टाइम इज 1 मिनट। बस क्या करना है, इसको सिंपलीफाई कर दो, N2 की वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने, ठीक है। सो द N2 का वैल्यू इज, पूरा कन्वर्ट कर लो, सो N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम, और ये है 100 ग्राम, रेज टू पावर 1। 1 मीटर कितना होता है संबर सेंटीमीटर, और नीचे भी दिया है संबर सेंटीमीटर, रेज टू 2, और यहाँ पर टाइम दिया है 1 सेकेंड, और नीचे है कितना 1 मिनट, तो 1 मिनट को सेकेंड में कर लो 60 सेकेंड, रेज टू -3, ठीक है। अब क्या होगा कैंसिल, इधर बचा 10, ओके। यहाँ पर ग्राम भी कैंसिल हो गया यार, और ये 100 ये तो 1 ही बचा, 1 का पावर 2, 1 का पावर 2 क्या होता है 1 ही होगा, इनटू, और ये 1/60 का, सेकेंड तो कैंसिल हो गया, 1/60 का रेज टू 3, रेज टू -3, तो ऊपर आएगा तो सीधे क्या हो जाएगा 60 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, तो ये होगा 6 का क्यूब अगर मैं लिखूं तो 216, और 3 0 है यानी इंटू 10⁻³ है ना, 10 का क्यूब हो गया ना, 6 इंटू 10 का क्यूब मतलब 216 इंटू 10⁻³, और ये हो गया इंटू 10, कितना हो गया, सो दिस इज 2.16, 2 0 यहाँ से आया मतलब 10⁻³ और 10⁻², कितना हो 10⁻5, और ये 10⁻6, तो ये हो गया अपना कन्वर्जन, वैल्यू आ गई। सो 1 वाट इज इक्वल टू, या फिर 60 जूल पर मिनट इज इक्वल टू 2.16 10⁻6, 2.16 10⁻6 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। कम ऑन, 8वां क्वेश्चन है, यू कैन डू इट, यू कैन सिंपली डू इट, ठीक है। हमने कौन सा कर लिया है, ये वाला भी हो गया, छठा भी हो गया, वाह 5वां भी हो गया, क्या बात है, सब कर लिया हमने। कम ऑन, मुझे लगा एक आध नंबर मिस हो गया। सो पॉज प्ले कर रहे हो नहीं कर रहे हो बताते जाओ भाई, मैं मतलब ऐसे ही बकबक कर रहा हूँ तो मतलब कोई मतलब ही नहीं हुआ है कि नहीं। कम ऑन, द फ्रीक्वेंसी, और कमेंट करके बताना गाइस तुमको क्वेश्चन के लेवल कम ज़्यादा, बिकॉज मुझे सबके हिसाब से करना है तो उस हिसाब से उठाना होगा, समझ लो आप। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू of a string may depend upon the length L of the string, tension T of the string, and mass per unit length M of the string. Using the method of dimensions, derive the formula. फॉर्मूला डिराइव, हम पता है डायमेंशनल एप्लीकेशन में हमको पता है कि फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला डिराइव करने को बोला है, तो अगर बोला है हमसे दरख्वास्त करी गई है तो हम क्यों ना करें, चलो कर ही देते, बेचारे को थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगी। लेट्स डू इट। तो ये बोला गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, मान लो एक ऐसा दीवार है, एक धागा बांध दिया, इधर दीवार का दूसरा साइड ये वाइब्रेट कर रहा है ना, इसमें वाइब्रेशन चल रहा है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसके अंदर जो टेंशन है उस पर डिपेंड कर रहा है, मैं कैपिटल टी लेता हूँ उसको, नॉर्मली उसको कैपिटल टी लेते हैं, और मास पर यूनिट लेंथ m, तो स्ट्रिंग का जो मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, याद रहे मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, ओके।
तो दिस फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडिंग ऑन दीज टर्म्स, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला निकालना, तो आई राइट एट इट एज कि भैया न्यू इज प्रपोर्शनल टू, आई डोंट नो कि वो डिपेंडेंसी कैसा है, तो मैं लिखता हूँ एल रेज टू ए, ठीक है, या एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, एल रेज टू ए ले लिया मैंने, टी रेज टू बी और एम रेज टू सी। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली फॉर्मूला मिल गया अपने को, है ना। सो न्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा दो यहाँ पर के एल रेज टू ए, टी रेज टू बी एंड एम रेज टू सी। हमको बस फाइनली जब आएगा तो उसमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और वो डाल देनी है ना। तो हमको फाइनली यही करना है, ए बी सी की वैल्यू डाल देनी है, वो अपना इक्वेशन हो जाएगा। कांस्टेंट तो हम निकाल नहीं सकते इस मेथड से, ठीक है। सो चलो करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी, सबका डायमेंशन लिखना होगा, फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वी नो दैट कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है ना, जो जितने भी टर्म्स है, यहाँ पर दो ही टर्म्स है, ये एक और राइट साइड में एक टर्म। सो ये दोनों टर्म्स का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, या फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? इट इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकेंड, किसी भी पॉइंट से वेव्स पासिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड, या इन यूनिट टाइम। तो बस इसका यूनिट नंबर देखो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकेंड। अब नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, तो 1 लिखूंगा मैं, और सेकेंड का डायमेंशन क्या है, वो टी है ना, टाइम है, सो t1। सो फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया, ये t-1 हो गया। सो बेसिकली हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है t-1। आई नो द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कांस्टेंट है तो भैया उसका डायमेंशन तो होता नहीं है, तो उसको मैं नहीं लिखता हूँ फिलहाल। सो दिस डायमेंशन हैज़ टू बी इक्वल टू इनका मिला के जो डायमेंशन है। अब ये क्या है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन तो L1 ही होता है ना, लेकिन रेज टू पावर क्या है यहाँ पर, A है। ये क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन एक तरह का फोर्स होता है ना, जो धागे रस्सी में जो उनके अंदर जो टेंशन क्रिएट होता है वो एक फोर्स ही है, तो फोर्स का डायमेंशन ही आएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, L1 T1 सॉरी M1 L1 T-2, और रेज टू क्या है, टी रेज टू, टेंशन रेज टू बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी आएगा पावर में। और ये क्या है, एम रेज टू सी, पर ये एम मास नहीं है, तो डायरेक्टली आप यहाँ मिस्टेक करोगे, यहाँ आप सीधे एम लिख दोगे। ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। पूरे का मास अगर कैपिटल एम है, पूरे का मास अगर मान लो पूरे धागे का मास अगर कैपिटल एम है, तो यूनिट लेंथ का मास कैसे निकलेगा, अपॉन एल करना होगा। सो मास अपॉन लेंथ है ये, मतलब क्या है, तो मास का है m1 और लेंथ का है L1, ये L1 ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये M1 L-1, तो मास पर यूनिट लेंथ जब भी होगा तो इट इज M1 L-1। सो ये अपना हो गया M1 L-1, और रेज टू पावर क्या है यहाँ पर, C, सो दिस रेज टू C। बस अब इसको इक्वेट कर दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ T-1 है, इसको यहाँ पर M और L क्या है, 0 है ना, तो वो लिख दो, ठीक है। बेसिकली ये लिख दो ऐसे। कंपेयर करना होगा ना, लेफ्ट और राइट साइड को हम कंपेयर करेंगे तो पावर्स यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब मैं ये वाली मिटा देता हूँ यहाँ पर। सो गाइज नाउ वी हैव, क्या है अपने पास, हमारे पास कुछ नहीं है। कैसे होगा सर, अरे बस करते जाओ, देखते जाओ। ये हो गया M0 L0 T-1 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया M रेज टू, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ B लगा दो ना सब जगह पर, ये B अंदर गया तो यहाँ पर B हो गया, ये B हो गया, ये 2B -2B हो गया, ये C हो गया, ये C हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये A गया तो ये A हो गया पावर। तो यहाँ पर M रेज टू B और ये M रेज टू C कितना हो जाएगा, M रेज टू B प्लस C, फिर L का पावर, यहाँ L रेज टू A है, यहाँ L रेज टू B है, और यहाँ पर L रेज टू -C है, तो ये L रेज टू A प्लस B माइनस C। और T का क्या है यहाँ पर, T रेज टू, यहाँ है नहीं T, यहाँ है नहीं, तो बस इधर है T रेज टू -2B, सो T का पावर -2B, ठीक है। बस अब कंपेयर करो, यहाँ पर M का पावर क्या है, B प्लस C इक्वल टू 0, ठीक है।
इधर पर L का पावर क्या है, L का पावर क्या है, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पर माइनस 2b का पावर क्या है, इक्वल टू -1। सो अगर माइनस 2b इक्वल टू -1 है तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b की माइनस तो ऐसे कैंसिल हो गया, b की वैल्यू हो गई 1/2। समझ में आ रहा है, b का वैल्यू 1/2 आया, तो अब इसको यहां पुट कर दो, b प्लस सी इक्वल टू कितना 0। सो अगर b प्लस सी इक्वल टू 0 है, इफ वी नो दैट कि यहां पर m का पावर और यहां पे m का पावर इक्वल है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो b की वैल्यू डाल दो यहां पर। सो बेसिकली हाफ प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी c कितना हुआ, प्लस हाफ इधर गया तो क्या हो गया, माइनस हाफ। ठीक है, एंड b भी आ गया, c भी आ गया। अब a देखना है, इस वाले में डाल दो। सो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 है ना ये भी। अब a प्लस b की वैल्यू है हाफ माइनस c की वैल्यू है माइनस हाफ। यहां पर आप मिस्टेक कर देते हो, ठीक है, हाफ माइनस हाफ 0 कर देते, पर ये माइनस बाहर का और यहां पर अलग से माइनस का साइन है। सो ये हो गया हाफ प्लस हाफ, कितना हो गया ये 1, पॉजिटिव 1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आई, -1, a की वैल्यू कितनी आई, -1। अब फाइनली हमको क्या डालना है, हमको यहां पर उसका इक्वेशन जो फॉर्मूला है वो बना देना है। सो फॉर्मूला हमारे पास है ही, ए बी सी की वैल्यू डालो। सो न्यू इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो हम निकाल नहीं सकते इस टेक्निक से, एल का पावर क्या है a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, -1। t का पावर क्या है यहाँ पर, b की वैल्यू है हाफ, सो t रेज टू हाफ, और m का पावर c का वैल्यू है -हाफ, सो m रेज टू -हाफ। ठीक है, सो आई कैन सिंपली राइट इट एज, आप देख लो यहाँ पर, बस मुझे फाइनली क्या लिखना होगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं फाइनली कैसे लिख सकता हूँ इसको, कि न्यू इज इक्वल टू k इनटू, अब l रेज टू -हाफ है, सॉरी -1 है, तो नीचे लिख दो उसको, अपॉन l लिख दिया है ना, 1/l लिख दिया। फिर t रेज टू हाफ है, रेज टू हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो t रूट ऑफ t हो गया, और ये m रेज टू -हाफ है, नीचे जाएगा तो m रेज टू हाफ हो जाएगा, यानी नीचे रूट हो जाएगा, सो अपॉन रूट m, है ना, -हाफ ऊपर है, नीचे गया तो m रेज टू हाफ हो गया, यानी नीचे रूट बन गया। सो व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन एज, सो इट इज k/l रूट ऑफ t बाय m इज द फॉर्मूला। वाह सर, क्या बात, तालियां, धन्यवाद। आगे यहां पर क्या दिया हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। तो हम ले लेते हैं भैया हमारा सन, और ये है प्लैनेट, ठीक है। अब ये जो रिवॉल्व कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड है, नहीं एक चक्कर पूरा लगाने में जो टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज t, ठीक है, टाइम पीरियड इज t, है ना, टाइम पीरियड वही होता है ना, एक रेवोल्यूशन लगाने में जो टाइम लगा है वो है टाइम पीरियड। इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो ये है ऑर्बिट, इसके रेडियस पे यानी इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो इट इज डिपेंडिंग ऑन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, मास ऑफ द सन, सन का मास मान लो m है, तो यानी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्बिट के मास पे डिपेंड कर रहा है सन के, एंड ऑल्सो ऑन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी जी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या बताना है, हमको यहाँ प्रूव करना है t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है, डायमेंशनली कर लेंगे हम इसको। सो जो दिया है पहले वही ले लेते हैं, कि द टाइम पीरियड इट डिपेंड्स ऑन, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस यानी r⁴a ले लेते हैं, ठीक है, और मास ऑफ द सन यानी m⁻b ले लेते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि वो कैसे डिपेंड कर रहा है, एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g⁻c ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसके बाद हम कांस्टेंट लगा देंगे। सो t इज इक्वल टू कांस्टेंट k, है ना, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा दिया, और r⁻a, m⁻b और g⁻c, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड, सबका डायमेंशन डाल दो, बिकॉज डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से डायमेंशन ऑफ जो भी टर्म्स होते हैं इक्वेशन के वो सेम होने चाहिए, तो t का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू इतने टर्म का डायमेंशन, k तो कांस्टेंट है,
तो t का डायमेंशन टाइम पीरियड है, t का डायमेंशन तो t1 ही होगा, है ना। सो t1 इज इक्वल टू, अब ये रेडियस है ना, रेडियस यानी लेंथ L1 और रेज टू a है ना, सीधे मैं लिख देता हूँ LA, ठीक है। एंड ये क्या है, मास का डायमेंशन होता है m1 और रेज टू b है तो m रेज टू b हो गया। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सर ये तो अभी हमको निकालना पड़ेगा, पर अपने निकाला भी है ना, चलो निकाल ही लेते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, है ना। तो हमको निकालना g का, ये इधर आ गया। सो फोर्स d स्क्वायर और m1 m2, अब डायमेंशन डाल दो सभी चीज़ का, तो g का डायमेंशन मिल गया ना, वहाँ पे मिल जाएगा। फोर्स का डायमेंशन है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्टेंस स्क्वायर यानी L2। अब ये L ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, L1 है और यहाँ L2 आएगा तो L3 हो जाएगा ये, और नीचे मास इंटू मास है तो एक मास तो कैंसिल हो जाएगा, दूसरा वाला मास जो है वो रह जाएगा, तो ऊपर -1 हो जाएगा। सो m-1 L3 और T-2, ठीक है ना। सो यहाँ पर आ गया m-1 L3 और T-2 रेस टू जी, रेस टू क्या है c, सो दिस रेस टू c। अब यहाँ पर m और l तो है ही नहीं सर, कैसे कंपेयर करेंगे, तो m0 l0, ठीक है। तो अब बस आप कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। सो व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ पर m का पावर 0 है, यहाँ पर m का पावर क्या है, इस साइड में m का पावर, इसको पहले कंबाइन कर लेते हैं, इसको पहले हम कंबाइन कर लेते हैं। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, m का पावर यहाँ पर -c है और यहाँ पर b है, तो m रेज टू b -c हो गया, ठीक है। फिर l का पावर है, यहाँ पर 3c है और यहाँ पर a है, सो l रेज टू a प्लस 3c हो गया। और t का पावर तो यहाँ पर सीधे -2c, ओके। और वहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। सो हियर m रेज टू 0 है और यहाँ पर b -c, सो b -c इक्वल टू 0। फिर L का पावर अगेन वहाँ 0 है और यहाँ पर है a प्लस 3c, सो a प्लस, एक सेकेंड, a प्लस 3c इज इक्वल टू 0। t का पावर क्या है यहाँ पर -2c और उधर पे क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पर तो सीधे हमको मिल गया कि c इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अगर c -1/2 आया तो इसको यहाँ डाल दो, तो b -1/2 इज इक्वल टू 0, ये +1/2 हुआ, b +1/2 इज इक्वल टू 0, तो b कितना हो जाएगा, अगेन +1/2 इधर आ जाएगा, सो b इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। b -½ आ गया और c की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं हम, तो क्या आएगा, a प्लस 3 इंटू c की वैल्यू डाल दी -½ इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो a -3/2 इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। गाइस अभी सिर्फ क्या करना है हमको, ये चीज जो हमको मिली है a, b और c, इसको हमको वहां पर इक्वेशन में डाल देना है, इन दिस इक्वेशन। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू k इंटू r रेज टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 3/2, ठीक है, दिस इज 3/2 इंटू m रेज टू b, b की वैल्यू कितनी है -½ ठीक है, एंड g रेज टू c, c की वैल्यू कितनी है -½ ठीक है, -½ तो अब देखो कि ये तो कांस्टेंट है ही, ठीक है। क्या चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ, r और t का रिलेशन, दिस इज ऑलरेडी कांस्टेंट। अब ये कोई भी प्लैनेट होता, कितना भी दूर पास होता, सन का मास थोड़ी बदलने वाला था, मास ऑफ सन हो तो सन की बात है, सो दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो पूरी दुनिया का ही कांस्टेंट है ना। तो अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो हम सीधे अब क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी में बदलेंगे तो इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन बन जाएगा और r रेज टू 3/2 बन जाएगा, ठीक है। ये 1/2 को इधर ले लो, तो देयरफॉर t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, मिल गया।
ठीक है, अब मैं एक सवाल दे रहा हूं दैट यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है, ये तुम करके और अपना आंसर बताओगे, ठीक है। ये रहा तुम्हारा सवाल, मेरे ख्याल से मैंने एक बार दिया था पहले भी, ठीक है, बट इस सीरीज में अगेन आई एम गिविंग दिस, तुम इसको सॉल्व करोगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन बताओगे। एनसीईआरटी से ही है, सो नो वरीज, ठीक है गाइस। सो होप कि आप लोगों को इस सीरीज में, इस वीडियो में मजा आया। सीरीज तो भी बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। और कुछ और सजेशंस हो, कंप्लेंट्स हो, एडवाइस हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन बता सकते हो। और काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे हैं, बहुत, उसका लेवल भी कई सारा है, हम उसको ऐसे ही ले जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय।